नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 3 है यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यहां बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव स्टार्ट आ गए हैं। जितना कि बच्चे और लाइव आने स्टार्ट करें, इतना मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ के आए थे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। और आप आज ध्यान दीजिएगा, आज के जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। आज के लेक्चर में यहां पर मैं आपके साथ पीएच स्केल पर और पीएच मीटर के ऊपर बात करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, जल्दी जल्दी और भी सभी बच्चे लाइव आना स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी मेरे साथ बच्चे रेगुलर मोड पे जुड़ते हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप ऐसा करें कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर आउट किया कीजिए, ताकि हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा नंबर्स यहां पर गेन कर सके। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक का बटन भी दबा दीजिए। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो मैंने फर्स्ट हेडिंग यहां पर मेंशन किया है कि फिजियोकेमिकल मेथड फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। किसी वाटर को टेस्ट करने के लिए आप कौन कौन से मेथड को यूज करते हैं, इसके रिगार्डिंग यहां हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि वाटर टेस्टिंग, अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वाटर टेस्ट करने की नीड क्या पड़ गई, क्यों पड़ रहा है हमें वाटर टेस्ट। तो हमने इससे पहले लेक्चर्स जो थे उनमें पढ़ा था कि दो तरीके का वाटर हमारे पास है। अगर हम वाटर के रेस्पेक्ट में बात करें, एक वाटर सॉफ्ट वाटर है और एक हार्ड वाटर है। आप अगर सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं उसको पीने में, क्योंकि वो एक फ्रेश वाटर होता है। जबकि अगर मैं हार्ड वाटर की बात करूं, जिसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट वगैरह की कुछ इंप्योरिटीज वगैरह हो सकती हैं, तो ना ही उसमें साबुन घुलता है और ना ही उस पानी को आप पी सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो डाइजेशन में प्रॉपर नहीं काम करेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको बायोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि हार्ड वाटर को हम जनरली नहीं पीते हैं। जो फ्रेश वाटर और सॉफ्ट वाटर होता है उसको हम पीते हैं। तो हमें टेस्टिंग इसलिए नीड है कि अगर आपने गंदा पानी पी लिया, आपने हार्ड वाटर पी लिया, तो उससे आपको बहुत सारे इंफेक्शन हो सकते हैं। जैसे इंटेस्टाइनल इंफेक्शन हो सकता है, अमीबोएसिस एक डिसीज आती है वो हो सकती है ना। इंफेक्शन के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, स्टमक पेन हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, और भी बहुत सारे यहां पर डिसीज हो सकती हैं। तो वहां हम नहीं जा रहे हैं, बायोलॉजी वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर नीड है हमें कि हम वाटर को प्योरीफाई करें और यह भी पता लगा लें कि जो पानी हम पी रहे हैं वो वाटर साफ है या नहीं है, या जो वाटर हम पी रहे हैं उस वाटर का टीडीएस कितना है ना। इस पे मुझे बात करनी है, टीडीएस पे। लेकिन मैं यहां मेथड से टॉपिक पे स्टार्ट करता हूं। जल्दी से देखिए बच्चों, यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं पीएच मान की। पीएच वैल्यू मैंने आपसे बताया था कि एच आयन कंसंट्रेशन की लॉगरिथम वैल्यू को आप पीएच बोलते हैं। यही बात को मैंने यहां रिपीट किया है, पिछले वाले लेक्चर में भी यही पढ़ाया था। हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुकरण उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। जल्दी से ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, एच आयन कंसंट्रेशन का लॉगरिथम निकाल लीजिए, आपकी पीएच वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए मैंने फॉर्मूला आपको ये रिमाइंड कराया था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। याद है ना बच्चों? जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, कल या परसों के लेक्चर में, कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद आ गया? नहीं? जल्दी से फटाफट मुझे बताइए कमेंट करके कि हां सर हमें ये बात याद आ गई है ना। इससे क्या होता है बच्चों, आप जिस तरीके से अपने शानदार शानदार जो प्यारे प्यारे कमेंट जब मुझे यहां पर कमेंट करते रहते हैं, तो उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है यहां पर पढ़ाने का, और मैं आपको उस लेवल तक लेके जाना चाह रहा हूं जहां तक मैं पहुंचा सकता हूं आपको। तो जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये वाला फॉर्मूला आप रिकॉल कर रहे हैं, और जल्दी से मुझे बताइएगा। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था, एक बात और बताई थी मैंने बताया था कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है, रिमाइंड कीजिए, अगर किसी पीएच की
सॉल्यूशन की पीएच 7 है तो वो वाटर न्यूट्रल होगा, ये मैंने आपसे बोला था, उदासीन होगा। तथा अगर मैं कहूं कि पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है तो वाटर जो है या जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक या अम्लीय होगा। तो अगर मैं यहां कहूं 7 से कम है तो आंसर क्या लगाएंगे, एसिडिक लगाएंगे। चलिए तो एक बात मुझे और बताइए कि अगर पीएच 7 से ज्यादा है, अगर मैं आपसे कहूं कि पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है तो आपका आंसर क्या होगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा? जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि अगर पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो क्या होगा ये सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये सॉल्यूशन बेसिक है, या ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है? बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि अगर किसी पीएच 7 से ज्यादा है, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा होती है तो उसको आप कैसा सॉल्यूशन बताएंगे, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? जी चलिए आपके कमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट से। जी हां, यहां बहुत सारे बच्चों ने यहां मुझे बिल्कुल सही आंसर देना शुरू किया है। हाँ, एक दो बच्चे यहां मिस्टेक भी कर रहे हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा इस बात को कि अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल और 7 से कम है तो एसिड, और अगर 7 से ज्यादा है तो आंसर जाएगा बेसिक। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है। इस तरीके से जल्दी जल्दी आप जब कमेंट करते हैं ना सही सही आंसर्स का तो मजा आता है भाई पढ़ने में, है ना, और पढ़ाने में भी बहुत बड़ा मजा आता है मेरे को। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया जी? क्वेश्चन का आंसर बन गया बेसिक, कि अगर पीएच 7 से ज्यादा होती है तो इसको हम बेसिक कंसीडर्ड करते हैं। ठीक है, अब और बात करते हैं आगे। तो मैंने यहां पर आपसे कहा पीएच मान के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर मैं एच आयन कंसंट्रेशन के लोगरिथम पे बात करूं तो उसको पीएच वैल्यू बोलते हैं। पीएच वैल्यू भी आपको याद करा दी तीनों। इसी क्रम में आगे बढ़े तो एक हेडिंग लिखी है यहां पर पीएच मीटर, अगली हेडिंग लिखी है पीएच मीटर, है ना। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, पीएच का पता लगा सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस यंत्र को पीएच मीटर बोलते हैं। ठीक बात है। मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र जिससे आप पीएच की वैल्यू का पता लगा लेते हैं, उसको आप पीएच मीटर बोलते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि पीएच मीटर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब यहां 2 इलेक्ट्रोड हैं जो अलग अलग चीजों से मिलकर बने हैं। यहां मुझे आपसे आगे बात करनी है। मैंने कहा कि जो पीएच है, जो पीएच मीटर है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड यहां पर हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इनमें से एक इलेक्ट्रोड एक विशेष प्रकार का बना होता है, जो यह ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। तो मैंने कहा 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड उसका नाम है ग्लास इलेक्ट्रोड, और अगर मैं कहूं तो इसके अंदर किसका तार है जी? सिल्वर का, है ना। तो जल्दी से फटाफट से यहीं पर फिर दोबारा से कमेंट स्टार्ट होनी चाहिए भाई। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि जो सिल्वर है उसका सिंबल क्या होता है? सिल्वर को केमिस्ट्री में आप किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रतीक क्या है, ये आप मुझे फटाफट से बताइए जी। फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि सिल्वर का सिंबल क्या होता है। देखिए, मैं बार बार आपसे इसलिए आसान आसान सवाल पूछ लेता हूं और इस तरीके से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपका पीछे वाला भी सारा रिवाइज हो जाए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंबल पढ़ाए थे मैंने, पहले वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जब मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था, वहां पर सिंबल मैंने आपको पढ़ाए थे, तो सिल्वर का सिंबल बताया था मैंने आपको। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं आप भूल तो नहीं गए, है ना, भूले तो नहीं है आप जी? नहीं भूले हैं जी भाई, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, वेल डन भाई, मजा आ गया भाई, है ना। क्योंकि देखो जब आंसर सही आता है तो मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं आपको बहुत सारी शाबाशी दूं। बिल्कुल ठीक बात। तो सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं, सिल्वर का सिंबल एजी होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो में जान लग रही है ना, अगर लग रहा है कि वीडियो में हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जल्दी से अपने जो भी आपका ग्रुप है वहां पर शेयर आउट कीजिए भाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर आउट कीजिए वीडियो को, ताकि और ज्यादा आपको मजा आए।
अब मैं इसी क्रम पे आगे बढ़ रहा हूं। देखिए इसमें कहा कि जो दो इलेक्ट्रोड है उनमें एक ग्लास इलेक्ट्रोड है, और जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर के मतलब वो एक स्पेशल तरीके का है जिसके अंदर सिल्वर का तार होता है, मतलब एजी का तार होता है, चांदी का तार होता है ना। और यह ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर विलयन में डूबा रहता है, जबकि ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर एक पतला बल्ब भी होता है जो कि किसका बना है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि इसके अंदर जो पतला बल्ब है वो कैल्शियम और सोडियम धातु लवणों का बना होता है, इसलिए मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया, सोडियम का सिंबल लिख दिया Na और कैल्शियम का लिख दिया Ca। तो मैंने कहा कि जो बल्ब है वो सोडियम और कैल्शियम लवणों से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान देना है। इसी क्रम में आपसे बात करूं तो इसके अंदर एक Ki का मतलब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन भरा हुआ है तथा जिसमें सिल्वर का तार डूबा रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां मार्क कर रहा हूं जरूर याद कीजिएगा इस बात को। दूसरा इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड का नाम ग्लास इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम मानक इलेक्ट्रोड। तो ये मैं यहां पे आपसे बात कर रहा था, इनमें से एक तार को KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से एक तार को KCl के विलयन में डुबा के रखते हैं या डूबा रहता है। मैंने कहा कि जो मीटर है ना, अब मैं डायग्रामेटिकली आपसे बात करूंगा। देखिए यहां हम अगर बात करें तो ये देखिएगा, एक मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं आपको यहां पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देता हूं, जस्ट ए मिनट बस, ये रुकिए। ओके, देखिए अब आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपकी स्क्रीन पर मीटर आ रहा है ना। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपसे बात करूं तो देखिए बच्चे कि यहां आप देख पा रहे हैं प्रॉपर वे में कि यहां पर मैंने pH मीटर का डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। pH मीटर में मैं बात कर रहा हूं, यहां पर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक का नाम ग्लास इलेक्ट्रोड, एक का नाम मानक इलेक्ट्रोड। अगर ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करूं तो वो एक विशेष प्रकार के यहां धातु से बना है जहां पर हम Ag कंसीडर कर रहे हैं, और इसके रेस्पेक्ट में ये बोला है कि ये इसके अंदर एक बल्ब है जो कि सोडियम और पोटेशियम का बना है। यहां आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ हम यहां पर मीटर का सिंबल यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑन टेस्टिंग बोल रखा है। इसके अलावा KCl सॉल्यूशन एक साइड में यहां कंसीडर किया है। इसके अलावा वाटर सैंपल टू बी टेस्टेड यहां पर कंसीडर किया है। तो ये आप बिल्कुल क्लियरली वे में देख पा रहे हैं। तो ये डायग्राम भी आप जरूर बना लीजिएगा, और इस डायग्राम से, है ना, आपको इसकी थ्योरी को मेंशन करने में बड़ी आसानी होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर pH स्केल 2 से 3 नंबर में आ गया तो आपको pH की थ्योरी बतानी है, फिर pH मीटर का डायग्राम बना के दिखाना है, और ये जो थ्योरी मैंने यहां पर लिखी है ये आपको उसमें लिखनी पड़ेगी ताकि आपको पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाए, या अगर 2 नंबर का आता है तो कम से कम डायग्राम बनाकर आप हल्का सा इसका ब्रीफ आइडिया भी दे देंगे तो उससे आपको पूरे मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। तो ये पोलोटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाटर का ट्रीटमेंट वाला, उसके रिगार्डिंग यहां पर एक अच्छा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन बनता है जिसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या यहां तक बात समझ आती है। ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में भी हो जाता हूं, आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको प्रॉपर वे में बना सकें। ठीक बात है बच्चों, जल्दी से देखिए फटाफट से। जी मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, है ना, ताकि दोबारा से टॉपिक पे जा सके। ये लीजिए जी, अब फिर दोबारा से बात करते हैं टॉपिक पे। देखिए बच्चों, और एक बात और, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, मैं आपसे बता दूं कि चैप्टर की जितने भी PDF नोट्स हैं वो मैं अपने हाथों से लिखकर आपके पास टाइम टू टाइम अपडेटेड पहुंचा देता हूं। ठीक है, और जहां तक मुझे उम्मीद है, मतलब जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, जो लास्ट शायद कल या परसों आपके डल चुके हैं, है ना। तो अगर मैं यहां पे से बात करूं तो इस चैप्टर को मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि चैप्टर थोड़ा मर्ज है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इतना आपके बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसके जो नोट्स हैं, ठीक है, वो जहां हमने जियोलाइट मेथड पढ़ा था वहां तक के नोट्स हमने पहले ही मेंशन करके आगे अपलोड कर दिए हैं।
ठीक है, वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो वहां पर आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा और उनको और जो मैं यहां पर क्लास में पढ़ा रहा हूं उन दोनों से मिलकर अपने खुद के नोट्स बनाइए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हमेशा खुद के नोट्स बनाए हुए ही याद रहते हैं। ठीक बात है। तो यहां मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हैंड रिटन लिखे हुए मेरे पीडीएफ नोट्स आसानी से अवेलेबल हो जाएं और आप उनसे भी हेल्प लेकर अपने खुद के नोट्स बना सकें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर फिर मैंने एक हेडिंग लिखी है टीडीएस। मैंने आपसे पहले ही बोला था लेक्चर के बीच में कि ये जो टीडीएस है, मतलब मैंने आपसे कहा था कि किसी वाटर को क्या जरूरत पड़ी है मेजर करने की कि वो हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, XYZ कुछ भी, तो मैंने आपसे कहा था उसकी टीडीएस वैल्यू का हम पता लगाते हैं, जिससे हम वाटर के रेस्पेक्ट में यहां पर बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, देखो बच्चों मैं आपके साथ क्विज खेलता रहता हूं, है ना। ये लाइव सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार सेशन होता है कि जब मैं आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, कुछ बच्चे जवाब देते हैं, कुछ बच्चे गलत जवाब देते हैं, फिर मैं सही जवाब लिखता हूं, तो मजा आता है, आपको भी इंजॉय होता होगा। इसलिए मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन करता रहता हूं, बीच बीच में ये मेरा पढ़ाने का मेथड है कि मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता रहता हूं और आपके आंसर आना भी शुरू हो गए। भाई जी देख पा रहा हूं मैं स्क्रीन पर कि आपके आंसर भी आना शुरू हो गए हैं। जल्दी से फटाफट से बता दो भाई कि टीडीएस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। चलिए मैं ऊपर से यहां थोड़ा स्पेस बना लूं अपने लिए। टीडीएस की मैं बात कर रहा हूं कि टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये लीजिए जी, ये लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो टीडीएस, टी फॉर टोटल, डी फॉर डिसॉल्व्ड, एस फॉर सॉलिड। तो ऐसा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो आपके वाटर के अंदर डिसॉल्व है, घुला हुआ है, उसे आप टीडीएस बोलते हैं। और इस टीडीएस के बिहाफ पर ही हम इंडिकेट करते हैं कि कौन वाटर कितना ज्यादा बढ़िया है, मतलब कितना ज्यादा प्योरेबल है, कितना ज्यादा एक्सीलेंट है, बेटर है, गुड है, पुअर है। ये सब टीडीएस के वैल्यू पे बताते हैं। अब जिन बच्चों के घरों में आरओ लगा हुआ हो, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके आरओ यूज करते हैं वे, तो वहां पर टीडीएस लिखा होता है कि जी इतना टीडीएस कर दीजिए। इसके बारे में भी आपको मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं अभी। ठीक है, देखिए यहां टीडीएस की मैं बात करना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात और मैं यहां पर आपके साथ जोड़ना चाह रहा हूं। चलिए आपके 2-4 मिनट लेता हूं, है ना, इससे भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। यहां मैं आज आपके साथ एक थोड़ी सी छोटी सी मतलब थ्योरी के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना है ना आपने। अगर मैं यहां पर आपसे एक छोटी सी थ्योरी यहां पर बोलना चाहूं तो देखिए यहां पर एक स्टोरी मैंने सुनी थी एक जगह पे, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं अपनी जो मेरी फीलिंग्स है। एक बार महात्मा जो बुद्ध थे वो एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर जा रहे थे, ठीक है, तो वो तो जबकि ओल्ड एज में थे उस टाइम पे, और एक उनके जो शिष्य थे वो उनके साथ मूव कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि उनको जाना तो था 20-25 किलोमीटर, ठीक है, और जब वो आगे जा रहे थे तो वो जो उनके शिष्य थे वो थक गए। तो उन्होंने कहा सर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मतलब महात्मा जी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अभी तो शायद बहुत दूर जाना है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ी सी दूरी जाना है, ठीक है, अभी थोड़ा सा चल लेते हैं, अभी फिर रात भी हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा दूर चलते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये खेत में कोई आदमी काम कर रहा है, इससे पूछ लेते हैं प्रॉपर। तो उन्होंने वो एक व्यक्ति जो खेत में वहां पर किसान काम कर रहा था उससे पूछा कि भाई हमें ऐसे ऐसे वहां जाना है, कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है, आप चले जाओ। और वो महात्मा बुद्ध को देख के मुस्कुराने लगे, महात्मा बुद्ध भी उनको देख के मुस्कुराने लगे और प्रॉपर वे में आगे चलना शुरू हो गया। थोड़ी दूर और चलने के बाद जब वो 2-4-5 किलोमीटर और चल गए तो वो फिर शिष्य थक गए, कहने लगे जी वो तो थोड़ी दूर ही बता रहा था, शायद वो तो झूठ बोल रहे थे, मुझे तो लग रहा है बहुत दूर है। तो महात्मा बुद्ध उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो थोड़ी दूर ही है भाई, है ना, और मैं तो वहाँ पर 2-4 बार पहले भी गया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है ना। और अभी ऐसा करते हैं, ये अम्मा आ रही है, इन अम्मा से पूछ लेते हैं। तो वहां पर एक बुढ़िया आ रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि अम्मा ये इतनी दूर वहां जाना है, हमें कितनी दूर है। तो अम्मा भी महात्मा बुद्ध को देख के मुस्कुराती हैं और बोलती है कि बेटा थोड़ी सी दूरी है, जितनी दूर अब आप आए हो थोड़ा सा दूर और चले जाइए, आप आज ही पहुंच जाएंगे।
जब वो ऐसा करते हैं तो वो फिर और आगे चलते हैं 2-4 किलोमीटर, और कुछ समय के बाद वहां पर आगे जाकर वहां पर उन्हें एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा होता है कि जहां उन्हें जाना है वो मंजिल तो अभी 10-15 किलोमीटर और दूर है। अब उनका शिष्य जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, कहता है यार महात्मा बुद्ध तो कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे से झूठ बोल रहे हैं, और इनके जो पता नहीं ये कैसा एरिया है, यहाँ पर हमने किसान से पूछा वो भी झूठ बोल रहा है, और उन अम्मा जी से पूछा उन्होंने भी मुझे गलत बता दिया, हमें तो अभी 15 किलोमीटर और जाना है, और जबकि वो बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर है। तो उसने जो उनका शिष्य था महात्मा बुद्ध का, उन्होंने अपनी जो मतलब जो भी सामान रखा हुआ था उन्होंने एक साइड में रख दिया और कह दिया भाई महात्मा बुद्ध से कि सर मैं अब आगे नहीं चल सकता, आपने तो मुझे झूठ बोल के इतनी दूर चलवा लिया। तो महात्मा बुद्ध उनसे क्या कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध उनसे कहते हैं बेटा मुझे पहले से पता था कि ये जो मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके जा रहा था, मुझे पहले से पता था अगर मैं आपको शुरू में ही बोल देता कि आपको 25 किलोमीटर चलना है तो आप तो बिल्कुल थके हुए थे, आप नहीं चल पाते, इसीलिए मैं किसान को देख के मुस्कुराया था, इसीलिए मैं अम्मा जी को देख के मुस्कुराया था कि मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको धीरे धीरे मोटिवेट कर रहा हूं ताकि आप बहुत ज़्यादा दूर ना रह जाएं अपनी मंजिल से। जैसे हमारी मंजिल 20-25 किलोमीटर थी, हम उसको 15 किलोमीटर ही छोड़ रहा है, अभी हम 10 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, तो क्यों ना हम यहां आराम करें और कल हम सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। देखिए कहानी का मोटो यहां के लेक्चर से क्या है कि मेरा भी आपके साथ इसी तरीके का कनेक्शन है। मैं आपसे ये नहीं चाहता कि मैं आपको कहूं कि बच्चों एक दिन में सारा चैप्टर आप रिवाइज कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जो भी यहां पर लेक्चर मैं करा रहा हूं, हम रोज थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं जो भी आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर पढ़ा रहा हूं, आपका काम सिर्फ इतना बनता है कि आप उस काम को रोज की रोज रेगुलर मोड पे कंप्लीट कर लें और कंप्लीट कर कर अपने प्रॉपर ब्रेन में सेट कर लें। हम धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और जो हमारी मंजिल है, क्या है हमारी मंजिल, जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके, कौन बच्चा बताएगा फटाफट से मुझे। बहुत सारे बच्चे रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ते हैं, जल्दी से मुझे बताओ क्या है हमारी मंजिल जी। याद कीजिए एक वादा किया है आपने मेरे साथ, यूपी बीटी टॉपर जेई क्लासेस मेरठ से होगा, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट होगा, ऐसा आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि सर आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाइए, हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे और यूपी बीटी टॉपर बनेंगे। तो उसको पूरा करने का समय आ गया है। अब 1 महीने के करीब आपके पास टाइम बचा है प्रॉपर, उसमें पूरी जान झोंक दीजिए। जो भी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, उसको आप रेगुलर मोड में पढ़ते चले जाइए और प्रॉपर वे में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। और जहां भी कहीं कोई दिक्कत आती है उसके लिए आप किसी भी समय हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और हमने इसके लिए स्पेसिफिकली यहां पर डाउट ग्रुप भी बनाया है, जिसको आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वीडियोस के रिगार्डिंग, डाउट ग्रुप के रिगार्डिंग, टेलीग्राम ग्रुप के रिगार्डिंग, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाती है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत मेहनत के साथ आपको यूपी बीटी टॉपर बनने के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आपके जो 2 या 3-4 मिनट लिए थे, ये मैंने आपको आज एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी बताई। आशा कर रहा हूं कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे ये और बता दीजिएगा भैया, है ना, कमेंट करके मुझे जरूर ये और बता दीजिए कि सर स्टोरी अच्छी लगी है या नहीं लगी है ना। और अगर किसी ने स्टोरी पहले भी कहीं पढ़ी है तो वो भी मुझे अपने जो भी आपके ब्रेन में इस तरीके के कमेंट आते हैं वो कमेंट आप जरूर लिखा कीजिए बच्चों, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं ना तो मैं उनको पढ़ता जरूर हूं, है ना। जो भी आप कुछ मेरे लिए लिखेंगे अच्छा बुरा वो मैं जरूर पढ़ूंगा। अगर कुछ गलत लिखेंगे तो उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, अगर अच्छा लिखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैंने कहा टीडीएस, मैंने कहा किसी भी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, किसी भी वाटर की यह पहचान लगाने के लिए कि वाटर सॉफ्ट है हार्ड है, आप उसकी टीडीएस वैल्यू काउंट करते हैं। टीडीएस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो जल में अनेक ठोस पदार्थ होते हैं, ये लीजिए जी, मैंने कहा वाटर के अंदर अनेक ठोस पदार्थ जैसे मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, कैटायन हैं, एनायन हैं, ये सब घुले रहते हैं।
अब एक एक करके मैं बात करता हूं। जितने भी मिनरल्स की बात करूं मतलब उनके अंदर खनिज लवण है। जो भी पानी आप पी रहे हैं या जो भी पानी आप देख रहे हैं उसके अंदर खनिज लवण है। इसके अलावा साल्ट है, नॉर्मल साल्ट कह दीजिए। इसके अलावा कैटायन, जिन्हें आप धनायन कह सकते हैं हिंदी में, और एनायन, इनको आप ऋणायन बोल सकते हैं। तो धनायन, ऋणायन ये सब वाटर के अंदर घुले हुए हैं और जल में इनकी सांद्रता को, मतलब कितना घुले हैं, किसी जल के अंदर कितना खनिज लवण है, कितना कैटायन है, कितना एनायन है, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो किसी वाटर के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है मिनरल्स की, कैटायन की, एनायन की, जो भी साल्ट है उनकी, उसे उसकी टीडीएस बोला जाता है। तो टीडीएस की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, टोटल डिसॉल्व्ड साल्ट, कि किसी पानी के अंदर कितने साल्ट घुले हुए हैं वो उसकी टीडीएस वैल्यू होती है, ये मैंने आपको बताया। इसी क्रम में मैं और आगे बात करूं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे एक ये भी पूछना चाहता हूं कि कितनी टीडीएस होनी चाहिए। आरओ जो आपके घरों में यूज करते हो आप, उसके अंदर कितनी टीडीएस वैल्यू होनी चाहिए, ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए मैं अगर यहां पे कहूं कि वैल्यू 75 टीडीएस है ना, तो 75 टीडीएस से लेकर अगर 300 तक है तो आप इसको बहुत शानदार कहेंगे, मतलब ये एक्सीलेंट वैल्यू है। तो आपके घरों में अगर आरओ लगा है तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, उसकी टीडीएस जो है वो 75 से लेकर 300 के बीच होनी चाहिए। ये एक आइडियल कंसंट्रेशन है टीडीएस ऑफ वाटर की। इसी क्रम में अगर मैं और आगे आपसे बात करूं और मैं कहूं कि 300 से 600 के बीच में टीडीएस है, ठीक है, तो ये वाटर यहां पर हम गुड बोल देते हैं कि ये भी एक अच्छा वाटर है। अगर मैं कहूं कि 600 से 900 के बीच में है तो इसका मतलब यहां भी पानी एवरेज मतलब फेयर है। लेकिन अगर टीडीएस 900 से 1200 जा रहा है तो हम यहां कंसीडर करते हैं कि वाटर जो है वो पुअर कंसंट्रेशन में है, यहां पर पानी अच्छा नहीं है। तो जो हम नालों की बात करते हैं, जो सीवेज वाला पानी होता है, वहां पर टीडीएस ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए वहां पर बायोमैग्निफिकेशन अच्छा होता है। ऐसा हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहां पर मैं रिलेट करना चाह रहा था। तो देखो आज एक जनरल नॉलेज की बात भी आपने सीखी है कि जो टीडीएस है वाटर का, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसके जो मिनरल्स आयन है, जो साल्ट है, कैटायन है, एनायन है, उन पर डिपेंड कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं यहां पे बात करूं तो कितनी वैल्यू रखनी है आपको टीडीएस की, आपके आरओ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जिन भी बच्चों के घर पे आरओ लगा है आज जाके चेक कर लो भाई, है ना। 75 से लेकर 300 तक आपकी यहां पर वैल्यू होनी चाहिए, जिसको हम एक्सीलेंट मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो टीडीएस के रिगार्डिंग ये बात आपको ध्यान देनी थी। ठीक बात है जी, यहां तक समझ आ गया है तो फटाफट से कमेंट कर दो कि हां सर समझ आ गया, आगे चलें। ठीक है, चलिए मैं आगे और बढ़ता हूं। ये टीडीएस वाला आपका हो गया। फिर अगर मैं और बात करूं, इसको रब कर देते हैं, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा जी, ये लीजिए। अगर मैं इसके रिगार्डिंग और आगे आपसे बात करूं तो अगली हेडिंग यहां पर लिखी है क्षारीयता, है ना, बेसिसिटी की मैं बात कर रहा हूं। बेसिसिटी बोल सकते हैं, एल्किनिटी भी एक वर्ड आता है एक के लिए, एल्किनिटी। तो एल्किनिटी भी बोल सकते हैं, बेसिसिटी भी बोल सकते हैं। क्षारीयता किसे कहते हैं, तो किसी जल में अनेक लवण क्षार घुले हुए हैं, है ना, और अम्ल घुले हुए हैं। इनके कारण ये जो जल है वो या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। मतलब बेसिक मैं बात करूं तो ये एक वाटर है, देखो ऐसे समझते हैं बहुत आसान तरीके से, ये एक वाटर है। इस वाटर में क्या होगा, या तो कोई एसिड साल्ट होगा, मतलब अम्लीय साल्ट होगा, या फिर ऐसा होगा इसके अंदर कोई बेसिक साल्ट होगा।
अब कोई भी वाटर या तो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, या तो उसके अंदर एसिडिक साल्ट है या फिर उसके अंदर बेसिक साल्ट है। इन साल्ट की वजह से अगर आप उसकी कंसंट्रेशन पे बात करें, वाटर की कंसंट्रेशन पे बात करें, तो उसे हम एल्किनिटी बोल रहे हैं यहां पर, या बेसिसिटी बोल रहे हैं कि किसी भी वाटर के अंदर कितना बेसिक साल्ट है वो उसकी बेसिक सिटी है, वो उसकी एल्किनिटी है। ये आपको ध्यान देना था। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्षारीयता कि किसी भी वाटर के अंदर कितना बेसिक कंसंट्रेशन है वो आप उसकी बेसिसिटी बोल रहे हैं, एल्किनिटी बोल रहे हैं। अगर मैं इसी कार्बोनेट इसी रेस्पेक्ट में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, एक बात और आप स्टार लगा के राइट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ कि जल की जो क्षारीयता है ना, कि कोई भी जल बेसिक है, उसका रीजन क्या है? तो जल की क्षारीयता मुख्यतः कार्बोनेट, दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूं, बाइकार्बोनेट एवं हाइड्रोक्साइड के कारण होती है। इस बात को बहुत अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसी भी जल की जो क्षारीयता है, जो उसकी बेसिसिटी है, जो उसकी एल्केनिटी है, वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? तीन बातें मैंने आपके साथ यहां पर बताई हैं। पहला बोला कार्बोनेट, दूसरा बोला बाइकार्बोनेट और तीसरा बोला हाइड्रोक्साइड। मतलब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के ऊपर किसी भी जल की जो बेसिसिटी है वो डिपेंड करती है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं यहां पर और बात करूं आपसे तो देखिए, ये भी मैं यहां पे बोल सकता हूं, अगर मैं इक्वेशन से आपको बैलेंस करना चाहूं तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दी वाटर मॉलिक्यूल के साथ और बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो देखिए यहां कठोर जल की मैं बात करूं, बेसिसिटी की मैं बात करूं, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने किससे की है? वाटर के साथ की है। और कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिए हैं, CaCO3 लिए हैं, जिनसे हमको कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहां पर मिल रहे हैं। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं आपके लिए, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम लिखूं तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है ही, आप जानते हैं। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने यहां पर बोला आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की आपने रिएक्शन की और रिएक्शन कर कर आपको मिल गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये आपको ध्यान देना था। तो यहां मैंने एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी मतलब एल्किनिटी ऑफ वाटर पे बात की थी। ये आपसे पूछ लेता है, एक नंबर में बहुत आसान से सवाल बन सकता है। कई बार जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप आगे पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद जेई का कंपटीशन देते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम, वहां पर केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं तो यहां इन चैप्टरों से बनाने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं उनके। तो देखो बच्चों, ये हमारा मोटो है यहां पर क्लास का कि हम यूपी बीटी टॉपर तो बनाए ही बनाए आपको। यहां पर हम पॉलिटेक्निक तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास करें ही करें, लेकिन इसके साथ साथ जो हम फाइनल आगे अपनी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनकी प्रिपरेशन भी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ के साथ करते चले, ताकि वहां पर आपको बहुत आसानी हो। तो यहां मैंने अगर आपसे बात की है तो यहां मैंने आज पीएच स्केल पे बात की, पीएच मीटर को समझाया, इसके साथ साथ टीडीएस वैल्यू बताई वाटर की, और बेसिसिटी या एल्किनिटी ऑफ वाटर पे मैंने यहां पर आपके साथ
स्टडी किया है। तो आज की क्लास को बच्चों यही विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को शेयर आउट कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्किल में भेजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इस वीडियो का अपने नोट्स बना सके प्रॉपर और फायदा उठा सके। चलिए कल फिर मिलेंगे इस टॉपिक पे और आगे हम स्टडी करेंगे। अगर मैं कल के टॉपिकों के रिगार्डिंग बात करूं तो कल हमें क्या पढ़ना है, कल हम यहां पर इसी चैप्टर में, है ना, जैसे अगर हम बात करें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तो उस चैप्टर में, इसी चैप्टर का जो वो वाला पार्ट है उसको वहां पर हम डिस्कस करेंगे, और जो कठोर जल है उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी बात करूंगा, और जल की जितनी भी इंपॉर्टेंस है उसके रिगार्डिंग में आपसे बात करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए कल मिलेंगे फिर सेम क्लास में सेम टाइम पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।